क्वार्टाइल डेविएशन। कल हमने कुछ बेसिक बातें सीखी थी, उसी से रिकॉल करते हुए चलता हूं मैं आगे। क्या बातें सीखी थी हमने? स्टैटिस्टिक्स में अगर मुझे बात करनी है बेसिक बिहेवियर पे, किस पे बात करनी है? बेसिक बिहेवियर ऑफ हुम? तुम्हारा नहीं, डेटा का। अगर डेटा का बेसिक बिहेवियर ढूंढना है तो इसका मतलब है आपको सेंट्रल टेंडेंसी समझ में आनी चाहिए। इसी को टेक्निकली बोल देते हैं, बेसिक बिहेवियर को सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 टूल्स हैं। These three are tools to identify central tendency of data, named as mean, median, mode. मीन के 3 भाई हैं। मीन में मतलब 3 भाई हैं, समझो। इस जनरेशन में जाके हमें 3 चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन में भी 2 फर्दर इसके क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। पता है कौन से? ना ना ना, वो तो डेटा के क्लासिफिकेशन। डेटा कैसे मिलेगा? इंडिविजुअल डेटा है या ग्रुप डेटा है? मीन के क्लासिफिकेशन है सिंपल और वेटेड। नहीं आया यार? आया आया, किसी को तो आया। समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू, वेटेड एवरेज। कोई बात नहीं, वो बेसिक्स की लेक्चर में बैठ, छुट्टी मत मना उधर, आएगा ये सब, ठीक है? और नहीं तो मेरे से अलग से पूछना। ज्योमेट्रिक मीन, अच्छा इनके कंसेप्ट भी याद है तुम्हें? इसका कंसेप्ट है a प्लस बी बाय टू, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 हैं तो फिर तो डिवाइडेड बाय 2। जीएम का कंसेप्ट याद है? a इंटू बी पावर 1 बाय 2। और इसका कंसेप्ट है 2 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी। अरे ए और बी 2 डेटा पे निकाल दिए। 2 डेटा पे ही एक रिलेशन और फॉलो करते हैं ये तीनों। g इक्वल्स टू ए एच या रूट, ये भी चलेगा, चलेगा। ऐसा होना चाहिए क्या? जी स्क्वायर इक्वल्स टू या तो सर ए एच कर दो, या तो फिर जी इक्वल्स टू अंडर रूट ए एच कर दो। एक ही बात। एक रिलेशन और फॉलो करते हैं ये, अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा या इक्वल टू होगा, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा या इक्वल टू होगा हार्मोनिक मीन। ऐसा हो सकता है ना? अगर ये सारे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ही कांस्टेंट है, एक जैसी 3 3 3 3 3, अब उस पे एम निकालो, जीएम निकालो, एचएम निकालो, सब 3 ही आएगा। उस केस में ये तीनों इक्वल हो सकते हैं, वो इक्वालिटी वाली बात हो गई। अदर अगर डेटा अलग अलग हैं तो फिर रिलेशन यही वाला बनेगा, इक्वालिटी नहीं रह सकती। फिर अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, उन्हीं डेटा पे। कोई दिक्कत है क्या? ये रिकॉल हो गया सारा? ऐसे बैठे बैठे कभी भी रैंडम अपने साथ खेला करो दिमाग के, उतना सेट हो जाएगा ये। याद रखने की जरूरत ही नहीं। कभी भी रैंडमली कोई क्वेश्चन उठाओगे ना, वही आप रिवीजन की स्पीड को और रिवीजन की नीड को कम करो, स्पीड को बढ़ाओ, दोनों चीजों पे समझो अंतर। हर बार मैं रिवाइज करूंगी स्टैटिस्टिक, ऐसे बैठ के किताब खोल के ही ऐसे चार्ट बना के। समझ में आई मेरी बात? मीडियन में कई भाई होते थे, याद करो। अच्छा सर, इसके भी डिसेंडेंट्स है? हाँ, एक तो मीडियन था, क्वार्टाइल डेविएशन, डेविएशन नहीं बोलना चाहिए, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल। और कितनी आसानी से लैंग्वेज में तोड़ सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं सर? क्वार्टाइल्स मतलब डेटा को बराबर 4 हिस्सों में तोड़ दो, इसलिए टोटल मिलके कितने क्वार्टाइल मिलेंगे? 3। अगर डेसाइल्स बोले तो पूरी ऑब्जर्वेशन को 10 पार्ट्स में इक्वली तोड़ दो, तो आपको कितने डेसाइल्स मिलेंगे? D1 से लेके D9।
जब बराबर दो हिस्सों में तोड़ा था तो मीडियन एक ही मिला था। देखो, दो हिस्से बराबर तोड़े थे तो सेंटर एक ही था ना। चार हिस्से तोड़ोगे तो सेंटर पॉइंट कितने आएंगे? तीन। Q1 Q2 Q3, एक 25% पे, एक 50% पे और एक 75% पे। इसीलिए वो Q2 जो था वो मीडियन के बराबर था, याद आया? ऐसा रहता है। और परसेंटाइल बेसिकली क्या है? 100 पार्ट्स में तोड़ेंगे, P1 से लेके कहां तक चला जाएगा? P100 तक कोई भी वैल्यू निकाल देंगे। 100 तक जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर, 99 तक जाएगा। यस और नो? कुछ याद आ रहा है कि ये भी गया? आया ना? फिर हमने कल एक नई स्टोरी शुरू करी। ये तो पीछे के चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके थे सर। हमने दूसरा पार्ट शुरू किया, डिस्पर्शन। देखो, सीए फाउंडेशन वालों ने तो इसीलिए ये दोनों चैप्टर यूनिट बोल के एक ही चैप्टर में डाल दिए, क्योंकि बेसिक्स हैं ये स्टैटिस्टिक्स के। इसके बिना आप कुछ नहीं सीख सकते। तो डिस्पर्शन सीखना मतलब उसी ऑब्जर्वेशन में ये देखना कि वो कितना ज्यादा स्कैटर्ड है। बेसिकली वहां पे बिहेवियर देख रहे थे और यहां पे हम स्कैटरनेस देख रहे हैं। डेटा कितना फैला हुआ है, जिस डेटा पे हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमने फर्दर कल कंसेप्ट शुरू किए। सबसे पहले आपको रेंज सीखनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर करना चाहते हो तो रेंज, रिलेटिव टर्म में मेजर करना चाहते हो तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज। फिर हमने कल पढ़े मीन डेविएशन। मीन डेविएशन फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसीज, एक साथ बोल दो तो मतलब बेसिकली आप मीन डेविएशन तीनों से निकाल सकते हो। मीन से, उस सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करके, मीडियन से या मोड से, आपकी मर्जी। मीन डेविएशंस निकालने का मतलब, जैसे हर ऑब्जर्वेशन से मीन को डिफरेंस कर लो, ये डेविएशन है। और इसको हाँ, इसके साइन को इग्नोर कर दो, क्योंकि डेविएशन में साइन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मोड है। फिर इसका करो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑब्जर्वेशन, मतलब आपने डेविएशंस का मीन कर दिया, इसीलिए उसका नाम पड़ा मीन डेविएशन। फिर जिस सेंट्रल टेंडेंसी से यूज करना हो तो ऐसे लिख देंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड। जितना अपने साथ ये बातें करोगे उतना इन चीजों पे जेन्युइन हो जाओगे। फिर तुम्हें रटना नहीं पड़ेगी, बार बार देखना नहीं पड़ेगी, चैप्टर का आउटलाइन हमेशा क्लियर होगा। क्वेश्चन पकड़ना बहुत आसान होगा कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। और ऐसे ही मीडियन पे निकाल सकते हैं, मोड पे निकाल सकते हैं। फिर हमने बस ये दो ही चीजें कल पढ़ी थी कि और कुछ भी पढ़ा था? बताओ क्या। हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, मतलब y और x रिलेटिव टर्म्स हैं, और आपको x का सेंट्रल टेंडेंसी पता है, तो आप y का निकाल सकते हो ये बोल के कि अगर मुझे x बार पता है तो सारी सेंट्रल टेंडेंसीज ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों को सपोर्ट करते हैं। इसलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप y बार निकाल सकते हो। अगर x और y ऐसा, इफ x एंड y आर रिलेटिव, देन हम x बार पे ये रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन यहां पे हम ये रिलेशन ऐसे पढ़ते हैं कि इफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मतलब x और y अगर रिलेटिव हैं, ये रिलेटिवनेस अगर है, तो ये जितने भी हम डिस्पर्शन पढ़ रहे हैं, जैसे रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ y निकालने के लिए अब आप पूरा नहीं लिखोगे a प्लस बी एक्स। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिन को सपोर्ट नहीं करते, केवल स्केल को करते हैं, इसलिए। और डेविएशन में साइन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मोड भी रेंज ऑफ x। तो रेंज ऑफ x को पुट करके आप रेंज ऑफ y निकाल सकते हो। ये हमने एक रिलेशन और पढ़ा था। ऐसे तो कोई डाउट है इसमें? ओके, अब देखो आगे। आज हमें दो टॉपिक और पढ़ने हैं इसमें। अब जो दो टॉपिक बचे हैं उसमें एक है क्वार्टाइल डेविएशन और एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज और उसके कोएफिशिएंट में कोई दिक्कत नहीं, मीडियन और मीन डेविएशन और उनके कोएफिशिएंट में कोई दिक्कत नहीं। इसके कोएफिशिएंट कैसे निकलते थे और इनका रेंज का कोएफिशिएंट कैसे निकलता था? जैसे कि सपोज रेंज निकलती थी कैसे, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन
माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। और इसका कोफिशिएंट कैसे निकलता था? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। इससे वो इंटू 100 करने से वो परसेंटेज में आ जाएगा, अदरवाइज वो डेसिमल में रहेगा। ऐसे अपने आप को बार बार सिखा लो कि क्या करना है, ठीक है। और मीन डेविएशन में कोफिशिएंट निकालने का तरीका क्या था? पहले तो ये मीन डेविएशन अबाउट जो भी सेंट्रल टेंडेंसी तुम निकाल रहे हो उसको न्यूमरेटर में रख के उसी सेंट्रल टेंडेंसी से, अगर मीन से निकाला है तो मीन से, मीडियन से निकाला है तो मीडियन से, मोड से निकाला है तो मोड से, मतलब उसी सेंट्रल टेंडेंसी को डिवाइड कर दो, फिर इनटू 100 कर दो, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। क्वार्टाइल्स क्या होते? देखो मैंने पूरा रिवाइज करा दिया, कितनी देर लगी? ऐसे खुद से रिवीजन रखा करो तो उससे पूरा सब्जेक्ट इंटैक्ट रहेगा। ऐसा ही रिवीजन तुम्हें अकाउंट्स के किसी चैप्टर पे करना चाहिए। ऐसे बैठे बैठे रैंडमली पूरा चार्ट या इस तरह से रैंडम लिख लिया सारा। जितनी बार दिमाग ऐसे सोचेगा उतना स्ट्रांग होगा वो उन सब पे। अब देखो क्वार्टाइल्स का मतलब अभी हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जर्वेशन को अगर मैं बराबर 4 हिस्सों में तोड़ दूं, 1 2 3 और 4, तो मुझे 3 सेंटर पॉइंट्स मिलेंगे और इन्हें मैं क्वार्टाइल्स बुलाऊंगा। ये कहानी वहीं से है। मीडियन बराबर 2 हिस्सों में तोड़ता है और सेंटर पॉइंट आता है एक, इसलिए किसी भी ऑब्जर्वेशन में एक ही मीडियन हो सकता है। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट्स में बांटा है तो ये समझ लो कि उसमें 3 क्वार्टाइल्स हो गए। हर ऑब्जर्वेशन में क्वार्टाइल्स 3 ही होते हैं, मीडियन एक ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है कि आप 4 पार्ट में बांटना चाहते हो तो फिर 3 सेंटर मिलेंगे। उसमें अगर मैं ये कहूं कि मुझे Q1 की वैल्यू निकालनी होती, मुझे क्वार्टाइल 1 की वैल्यू निकालनी होती, तो वो डिपेंड करता कौन से टाइप का डेटा है। वही जो तुम बोल रहे थे, ग्रुप और अनग्रुप। समझ में आई बात? अगर अनग्रुप डेटा होता तो निकालते n+1 डिवाइडेड बाय 4, ये Q1 होता। अगर Q2 निकालना होता तो 2n+1 डिवाइडेड बाय 4, और Q3 निकालना होता तो n+1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। ये 75% रिलेशन है, देखो 3/4, ये 50% रिलेशन है और ये 25% रिलेशन है। अरे ये 25% वाला सेंटर है, ये 50% वाला सेंटर है, ये 75% वाला सेंटर है, यहाँ तो 100% हो ही जाएगा और ये 0% था। इमेजिनेशन समझो, हम डेटा में उन पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए ये ऐसे बन गए। और देखो ये मीडियन का फॉर्मूला नहीं है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 अनग्रुप डेटा पे। ग्रुप डेटा होता है तो हम n/2 से ढूंढते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। पर हमारा पर्पस सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढना थोड़ी है। ये सब तो हम तब करते थे जब हम सेंटर पॉइंट ढूंढते थे, उसका बेसिक बिहेवियर ढूंढते थे। ये सब तो सेंट्रल टेंडेंसी है। हमारा पर्पस तो है डिस्पर्शन ढूंढना, स्कैटरनेस ढूंढना। हम ये कह सकते हैं, जैसा रेंज में कहते थे, रेंज क्या बोलते थे हम? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन ये कहता है कि सबसे बड़े क्वार्टाइल में से अगर सबसे छोटे क्वार्टाइल को माइनस कर दो तो ये क्वार्टाइल डेविएशन है। कितना सिंपल है, बस यही क्वार्टाइल डेविएशन है, Q3 माइनस Q1 ऑलवेज। और अगर कोई कहे इसका कोफिशिएंट निकाल दो तो इसके कोफिशिएंट से इमेजिनेशन ले लो, इसका कोफिशिएंट था L-S/L+S, बिल्कुल रेंज का भाई है। और ये हो जाएगा भाई क्वार्टाइल डेविएशन में कोफिशिएंट हो जाएगा अपॉन में Q3 प्लस Q1। और यहाँ पे ये रिलेटिव मेजर हो गया, एब्सोल्यूट से यूनिट फ्री हो गया, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर इनटू 100, गेम ओवर। क्या कोई परेशानी है तो बता दो, चेक कर लेते हैं। सर ये जो आप बता रहे हो ये बुक में लिखा है क्या? देखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा यहां पे एक कंसेप्ट और होता है, सेमी क्वार्टाइल। सेमी मतलब हाफ कर देंगे। ये अगर वो बोलता है सेमी क्वार्टाइल डेविएशन निकाल दो, सेमी क्वार्टाइल डेविएशन निकाल दो, तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है इसको सेमी कर दो। सेमी कर दो मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये सेमी क्वार्टाइल हो जाएगा। क्या है? कोई point। लेकिन सेमी क्वार्टाइल का भी कोफिशिएंट यही बनेगा। पूछो क्यों?
सेमी क्वार्टाइल का फॉर्मूला बनाने जाएंगे अगर कोएफिशिएंट का, तो ये भी डिवाइड बाय 2 और Q3 प्लस Q1 ये भी डिवाइड बाय 2। दोनों डिवाइड बाय 2 होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इंटू 100 हो जाएंगे। मतलब कोएफिशिएंट चाहे सेमी का बनाओ या क्वार्टाइल डेविएशन का बनाओ, क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी क्वार्टाइल डेविएशन, दोनों का सेम क्यों बनेगा वो लॉजिक समझ लो, आगे आने वाला है। तो मेरे को वो टर्म पहले दिमाग में नहीं आए कि ये भी समझाएगा शायद वो, इसलिए ये लो। अब देखो सारी कहानी, क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, QD इज Q3 माइनस Q1। मतलब क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज दोनों के लिए वो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 ही करेगा। ये अलग अलग फिलोसोफर स्टैटिस्टिक्स के अलग अलग यूज करते हैं, हमारी बुक वाला जो फॉलो कर रहा है वो फॉलो कर लो। मतलब वो सेमी ही करेगा, उसको हमेशा डिवाइडेड बाय 2 रखेगा, ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत। तो दूसरे ऑथर होते हैं वो Q3 माइनस Q1 को क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 को सेमी क्वार्टाइल डेविएशन बोल देते हैं। हमें उनसे मतलब नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट से मतलब है। हमारा इंस्टीट्यूट बोल रहा है इसको मैं बोलूंगा सेमी इंटर क्वार्टाइल, इसलिए वो वाला सेमी क्वार्टाइल डेविएशन यूज ही नहीं कर रहा। वो तो सेमी इंटर क्वार्टाइल बोलेगा या क्वार्टाइल डेविएशन बोलेगा तो तुम्हें यही लगाना है, डिवाइडेड बाय 2 करना ही है एब्सोल्यूट मेजर के लिए, ऐसे समझ लो। और कोफिशिएंट निकालने के लिए तो मैंने बता ही दिया ऐसा कैसे बन गया, वो डिवाइड बाय टू कैंसिल हो गया, इसलिए कोई दिक्कत है क्या? तो हमारे नोट्स में भी हम इसे रेक्टिफाई कर देते हैं और हम ये बोलेंगे कि हमारे लिए क्वार्टाइल डेविएशन का ये ही मतलब है डिवाइड बाय 2 वाला, बिना डिवाइड बाय 2 के हम करेंगे ही नहीं। पर मैंने तुम्हें बता दिया दूसरे फिलोसोफर या कोई दूसरी बुक आ गई हाथ में तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये लॉजिक है ना। तो फिलोसोफर अपने हिसाब से बनाते हैं, तो कई बुक्स होंगी जो बोलेंगे क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 और सेमी क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। कोई डाउट? पक्का? ओके, आगे चलते हैं। पूरा रेंज से उठाया हुआ कंसेप्ट है, ये बता दिया मैंने तुम्हें। अब इसमें आगे कुछ खास बात होनी नहीं है, चेक कर लो बस, क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ये मार्क्स दिए हैं, फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड ऑल्सो इट्स कोफिशिएंट। क्वार्टाइल डेविएशन मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल, एब्सोल्यूट मेजर निकाल दो और रिलेटिव मेजर निकाल दो, दोनों निकलवा रहा है। एब्सोल्यूट मेजर मतलब मैं एक Q3 निकालूंगा, एक Q1 निकालूंगा, उसके बीच में डिफरेंस करूंगा, ऑब्वियसली लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट वाला कंसेप्ट होता है तो हमेशा समझ लो, और दूसरी बार डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो एब्सोल्यूट मेजर आ जाएगा। अब इसमें Q3 Q1 निकालना है तो हमेशा याद रखो ये मीडियन वाली प्रजाति का है, इसकी स्पीशीज मीडियन है, और मीडियन बोलता है मैं सेंटर मोस्ट पोजीशन पे पहुंचूंगा, वैल्यू नहीं। मीन बोलते हैं हम वैल्यू पे पहुंचेंगे, वो मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ये बोलते हैं हम पोजीशन पे पहुंचेंगे। अगर सेंटर मोस्ट पोजीशन पे पहुंचो तो सबसे पहले तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बिना अरेंजमेंट के सेंटर पोजीशन पता ही नहीं चलेगी। अगर हम किसी क्लास में छोटी बड़ी हाइट के सब बच्चे हैं और मेरे को मीडियन पहुंचना है, मतलब मैं सेंटर वाली पोजीशन पे पहुंचना चाहता हूं एवरेज हाइट पे, बजाय इसके कि मैं इंचेस में उसका एवरेज करूं, मैं उनको लाइन में खड़ा करके सेंटर वाले बच्चे को ढूंढ रहा हूं। यही अंतर है मीन और मीडियन, है ना, ऐसे सोचा करो। तो अब वो जो ऐसे के लिए अगर मैं रैंडम खड़ा कर दूंगा तो ऐसे तो बीच में कोई भी खड़ा हो जाएगा, क्या करना जरूरी है, सीक्वेंस, तभी तो मिलेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है, डेटा एनालिसिस का कंसेप्ट है, ऐसे सोचते हैं। अब ये हमें दिख रहा है क्या ये अरेंज्ड है, नीचे वाला तो है जो आंसर है सॉल्यूशन में, तो उसने पहले अरेंजमेंट किया, ऊपर वाला तो अरेंज नहीं था। देखो 56 48 65 कुछ तो भी चल रहा था, फिर उसने अरेंज कर दिया 35 42 48 50 55 56। यस और नो? अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे, इसकी सेंटर वैल्यू के लिए 10 है ना ये, और ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो हम सीधा करेंगे 10 + 1 डिवाइड बाय 2। अरे हाँ या ना, डिवाइड बाय 4, 2 नहीं सर, अगर हम क्वार्टाइल ढूंढते हैं तो डिवाइड बाय 4। ये क्या बनेगा, Q1 1/4 वाली रिलेशन है क्योंकि n + 1 डिवाइड बाय 4, और अगर Q2 निकालनी है तो 2n + 1 डिवाइड बाय 4। पर मुझे तो Q2 की जरूरत ही नहीं है, मुझे सीधा क्या निकालना है, Q3। अगर Q3 निकालना है तो 3 टाइम्स, तो Q1 की वैल्यू कितनी आनी है, पोजीशन आती है इससे, इससे आंसर नहीं आता, उस पोजीशन पे जो नंबर लिखा है वो है आंसर।
सो 11/4। अरे कैलकुलेटर जिंदाबाद। भूल जाते हैं सर हम, हमारे पास कैलकुलेटर है। वो तुम्हारा साथी है, उसको तुम भूलो मत। जल्दी से चालू करो। 11/4। हाँ इतनी जल्दी आएगा, उसमें सोचना ही नहीं है कुछ। ये कभी भी ऐसे नहीं बोलते। 4.7 फिफ्थ पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो हमारा Q1 है। 2 आ रहा है। 11/4 ओके। मैं 4 सुना ही दिया। 2.7 फिफ्थ पोजीशन। अब ये 2.7 फिफ्थ पोजीशन पे क्या लिखा है? अरे सर सेकंड पोजीशन पे 242 लिखा है, और थर्ड पोजीशन पे तो मुझे तो 2.75 जाना है, तो 42 तो कम से कम है। और आगे जो 48 माइनस 42 का गैप है उसमें 0.75 चले जाएंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इस डिस्टेंस को 0.75 कवर करना है। 2.75 पोजीशन पे चले गए ना, तो 48 माइनस 42 मतलब 6 का 75%। 6 इंटू 75% कर दो या 0.75 कर दो, एक ही बात है। कितनी वैल्यू आई? इनका डिफरेंस आया 6, उसमें 0.75 कर लो कैलसी पे, ये एक वैल्यू आई, प्लस 42 कर लो, आंसर बोल दो। क्या है इसमें? जल्दी बोल रहा हूं। 46 पॉइंट प्लस 42 तो कर, इसलिए तेरा 4.5 आया। अरे पूरा फाइनल आंसर बोलना है ना अपन को। सेकंड पोजीशन पे 42 तो ऑलरेडी लिखा है। अब ये इमेजिन हो रहा है तेरे को? ये देख, अगर ये डेटाबेस है तो इस पोजीशन पे मिला है मुझे कहीं फर्स्ट क्वार्टाइल, इस पोजीशन पे मिला है, तो 42 से 48 के बीच ही वैल्यू मिलनी थी ना। वो आई है 46.7। सब दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? चलो Q3 ये 46.75 हो गया हमारा Q1। Q3 निकालना है। इंटू 3 कर दें? इतना इजी नहीं है ना। हाँ, अगर तुझे इंटू 3 खेलना है तो क्या करना था फिर? एन, वो पोजीशन आती है ना इंटू 3 करने से। अगर तुझे इंटू 3 करना है तो पता है किस में करना है? कर सकती है 2.7 फिफ्थ पोजीशन में इंटू 3 कर दे, तो ये पोजीशन आ जाएगी तेरी। स्मार्टनेस यूज कर सकते हैं, पर ध्यान से। ये समझ में आया तुझे क्या हुआ? 3n+1/4 से पोजीशन आती है, इसलिए कंसेप्ट पकड़ के रखो। पोजीशन पे जाएंगे हम। उस पोजीशन पे ढूंढने के लिए तो हमें नया आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो कौन सी पोजीशन आ गई 2.75 इंटू 3 से? ये पोजीशन आ गई। और इस पोजीशन पे 8 पोजीशन तो कम से कम जो होगा वो आंसर है ही। फिर 9th और 8th के बीच में जो होगा वो 0.75 उसमें चले जाए, 0.25 उसमें चले जाएंगे। मतलब उस डिस्टेंस का 25% चला जाएंगे, और क्या है। तो ये देखो 8 पोजीशन पे क्या लिखा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 65 लिखा है 8 पे। तो 65 तो कम से कम आएगा। और 65 के बाद अगला नंबर कितना है? 75। तो 65 75 का गैप कितना हो गया? 10। 10 का 0.25 कितना हो गया? 2.5। और 2.5 हो गया तो ये हो गया 67.5। ये Q3 आ गया। चेक कर लेते हैं। ये देखो आ गए अपने 67.5 और 46.5। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करा, ये क्वार्टाइल डेविएशन निकाल दिया 10.50। अरे बोलो हाँ। और कोफिशिएंट निकाल दिया 18.42। कोई दिक्कत है? सारे डिस्पर्शन, अगर तुम्हारे x और y के रिलेशन में डिस्पर्शन निकालना हो, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स का फॉर्म हम बना लें, तो जो डिस्पर्शन x का दिया है उससे y का डिस्पर्शन में रिलेशन में a कुछ भी नहीं आएगा, सीधा मोड भी आएगा। अरे ये सीख गए ना। फिर अगला क्वेश्चन वैसे ही है, देखो। अगर x और y रिलेटेड है, पहले तो कहानी ये है। सर x और y रिलेटेड है कैसे पता? ये रहा, रिलेशन ही तो दिया है। इसको y के फॉर्म में ले आओ पहले तो। y इक्वल्स टू 20 माइनस 3x, और वो 6 जो है वो दोनों के डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारा ये तो पूरा पार्ट a हो गया, और ये साइन के साथ कौन सा हो गया? b हो गया।
वो साइन के साथ ए, ये साइन के साथ बी। तो हमारा रिलेशन क्या बोलता है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई अगर मुझे दे दो, एक्स मुझे दे दो, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स मुझे दे दो, तो मैं क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई बता दूंगा। वो देखो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स ही दे रहा है 6। मोड बी करने से ये 3/6 बचेगा, साइन गया, और क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई 6, तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आ गया। कोई दिक्कत है, इजी है ना। अभी तक जितना मैथ्स तूने पढ़ा वंशिका, क्या कठिन है उसमें, कुछ भी नहीं। जितने चैप्टर अपन ने पढ़े रिवीजन कर ले, कुछ भी कठिन नहीं है। मैंने बता दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो सीए फाइनल तक हमारे पास इसमें काम देंगे, जिसपे अपना ब्रेन सबसे ज्यादा चलना चाहिए, वो उस पर ध्यान दो। बाकी तो तुम सीपीटी में जैसा निकालना है वैसे निकाल लो पेपर, लेकिन मेन ये है एक ये वाला चैप्टर जिसपे अपन अभी बातें कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी और इनकी समझ डेविएशंस की। उसमें भी जो क्वार्ट आएगा सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन समझना, सेंट्रल टेंडेंसी में भी मीन समझना, क्योंकि वो मैथमेटिकल चीजें हैं और वो बहुत दूर तक सीखनी है हमको। इसी बेस पे एक चैप्टर आगे आने वाला है, उसका नाम है कोरिलेशन। इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उधर फाइनेंस वाला जो पार्ट था अपना, जिसमें हमने इंटरेस्ट वाली चीजें, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू सीखी है, अकाउंट्स में उसका जबरदस्त इस्तेमाल है, ना सिर्फ फाइनेंस में, इवन इन द अकाउंट्स। ठीक है, तो बाकी सब तो ऐसा पढ़ना है कि ठीक है पढ़ लो, अभी अच्छे से सीख लो, लेकिन मैंने ये बता दिया कि फ्यूचर में उनका कोई खास यूज नहीं है। बाकी सब तुम्हारे ब्रेन को एक्सरसाइज देने के लिए टॉपिक है, बाकी ये तो यूटिलाइजेशन के टॉपिक है आगे, है ना। इसलिए इस पे मैं इतना फोकस करके और इनके कंसेप्ट को बार बार तुमसे बुलवाता हूं। आगे देखो, फाइंड एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब क्या है, डेटा कौन सा दे दिया, ग्रुप। अरे अभी तक कौन सा था, ग्रुप डेटा में क्या हम क्वार्टाइल निकालना सीख चुके हैं, आता है हमको, इसको तो आता है, तुझे आता है क्वार्टाइल निकालना। मीडियन आता था, मीडियन 11th का याद आया था, मीडियन की नहीं, वो अभी मैंने कल कंसेप्ट लिखा था, कुछ नया थोड़ी है। मीडियन में सबसे पहले हम डेटा में n/2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के n/2 ढूंढ देते। अगर मेरे को Q1 ढूंढना है तो मैं n/2 की जगह पोजीशन कौन सी ढूंढ, अरे पोजीशन ही तो है n/4, और मुझे अगर Q3 ढूंढना है तो 3n/4। यहां n+1 यूज नहीं होता ग्रुप डेटा में, इंडिविजुअल डेटा सीरीज में यूज होता है, सिंपल है। हाँ, पहले ये पोजीशन ढूंढेंगे, ये पहली स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप ये थी। उसके बाद हम वहां पे वो डिस्टेंस आइडेंटिफाई करते थे। और जैसे मैं अगर पूरा Q1 निकालना चाहता था तो कैसे निकलता था, सबसे पहले लोअर लिमिट, जैसे अभी अपन ढूंढ रहे थे कि 2.75 है तो सेकंड पोजीशन तक पहुंच गए, वही तो थी लोअर लिमिट। अरे हाँ या ना, लोअर क्लास बाउंड्री, वहां से आगे ही आएगा, और जिस रेंज में आएगा उसके अंदर ढूंढना है। तो उसके अंदर कुछ नहीं है, L1 प्लस, अगर मैं Q1 ढूंढ रहा हूं तो n/4 माइनस NL, ये फ्रीक्वेंसी में चलता है NL और NU। L1 एक्चुअल एक्स का था, क्लास इंटरवल में ढूंढते हैं इसको। अरे हाँ या ना, ये एक्चुअल डेटा है और ये फ्रीक्वेंसी वाली बातें हैं, NL और अपॉन में NU माइनस NL, फ्रीक्वेंसी आगे वाली और पीछे वाली, जिस पोजीशन तक मिलेगा वो। ये वही प्रपोर्शन है जैसे वो अपन ने 0.75 निकाला था, ये वही आंसर बना रहा है। और इंटू C, ये वो क्लास बिट है जो टोटल डिस्टेंस है, और क्या है। अरे ये कुछ फॉर्मूला नहीं है, ये यही है जो ये हमने यहां पे किया है, इसे इमेजिन कर लो बस, क्या है वो। अरे बोलो ना, कठिन है क्या ये बात। ये Q1 है, Q3 निकालने के लिए हम स्टेप 1 में 3n/4 निकालेंगे, वो 3n/4 की वैल्यू यहां पुट करेंगे, यहां से NL को का गैप देखेंगे और टोटल NU माइनस NL के गैप से इसका रेशो निकल जाएगा। भाई ये टोटल 100% डिस्टेंस है और जितना डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है वो ये है, वही तो है, इंटू C। और इसके हिसाब से L1 क्या होगा, वो Q3 Q1 निकालेंगे। उसके बाद क्या है, क्वार्टरल डेविएशन है तो वही Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये एब्सोल्यूट मेजर, और Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100 कर देंगे तो रिलेटिव मेजर, मतलब उसका कोफिशिएंट आ गया। बोलो ना, हाँ हाँ, जितना ये टर्म बोलोगे ना उतनी इस टर्म की हैबिट होगी। अभी क्लास में हाँ हाँ ठीक है,
लेकिन घर पे बोला करो इसे। बोलोगे तो आसानी से ये शब्द निकलेंगे, आसानी से दिमाग इसे सोचेगा। ठीक है, ऐसा होता है ना, अगर कोई गाना गाना है, हमको सपोज कोई परफॉर्मेंस देनी है गाना गाने की, अगर तुम सोचते हो कि यार मैंने इसको बहुत बार सुना है और मैंने इसको समझा है कि हाँ कहाँ पे सुर ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, मैं कर लूंगी। जब अपन गा के देखते हैं तो कई बार उलझ जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ऑर्गन्स का कनेक्शन नहीं है उसके साथ। अगर हमने उसे 10-12 बार कर लिया होता ना, तो ऑटोमेटिक माइंड, इतना सोचना नहीं पड़ता करने के लिए, ऑटोमेटिकली हम वहां बिहेव कर रहे होते रादर देन परफॉर्म करने के लिए। गाड़ी चलाते तुम बिहेव करते हो, और जो बिहेव से गाड़ी नहीं चलाता वो गलत ही चलाता है। सोच सोच के लगाएगा, अब ब्रेक लगाऊंगा, अब एक्सीलेटर, ऐसा नहीं होता। बिहेव करते हो उसके साथ, तो इसके साथ बिहेव करना है। ऐसे वो लॉ के साथ बोल रहा हूं, बिहेव करो उसके साथ। वो सिर्फ मेमोरी के टर्म्स तक नहीं होना चाहिए, है ना। ये इसलिए क्वार्टल डेविएशन ऐसे शब्दों में, ये ऐसे इसके साथ खेलोगे, जैसे मैंने ये अभी बना दिया फटाफट, कैसे फॉर्मूला बन रहा है वो उसी से रिलेट होता है, ऐसा अपने आप को एक्सप्लेन करोगे ना, बोलोगे ये शब्दों में, तो आसान होगा। हर स्टडी आगे जाके सीए फाइनल लेवल तक कुछ हैबिट्स बनानी है हमको। अब किताबें अभी भी छोटी साइज की है, सीए फाउंडेशन की कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, और क्योंकि हमने पूरा 11th-12th से उठा के पढ़ रखा है इसलिए ये जल्दी हो गया। आईपीसीसी पे जाके पिक्चर चेंज हो जाएगा। इनकम टैक्स एबीसीडी भी नहीं आती और इतनी मोटी किताब आ जाएगी। ऑडिट एबीसीडी भी नहीं आती, इतनी मोटी किताब आ जाएगी। फाइनेंस एबीसीडी भी नहीं आती, कॉस्टिंग एबीसीडी भी नहीं आती। समझ में आ रही मेरी बात? उनके भी बिहेवियर सीखना, तो वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे और वो फाइनल लेवल पे आ जाएंगे। समझ में आई बात? चलो आगे। अगला वाला जो क्वेश्चन है, अब तो हो जाएगा ना ये ऐसे कि इसमें और करके दिखाऊं। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रखी है उसने। अरे जब Q3 Q1 या मीडियन निकालते हैं तब हमें एक्चुअली फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं होता है। वो बचपन में फॉर्मूले जैसा रटा था, वो कहानी छोड़ो तुम। ये देखो अरेंज्ड है ना असेंडिंग ऑर्डर में, देखो हर कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, और ये नंबर्स है ना, और टोटल साइज 40 है ना, तो मीडियन ढूंढना है तो 20 ऑब्जर्वेशन के आसपास आएगा ना। 20 सीधी मिलेगी नहीं तो इन दोनों के बीच आएगी ना, इन दोनों के बीच में आएगी तो ये लोअर हो गई और ये अपर हो गई ना, एनयू और एनएल। और बाकी एनएल से हमको जाना कहां तक है? एनयू तक, इसीलिए ऊपर वाला बन जाता है n/2 माइनस एनएल। ये डिस्टेंस है जो मुझे कवर करनी है, आउट ऑफ टोटल डिस्टेंस 30 माइनस 16, दैट मीन्स एनयू माइनस एनएल। लॉजिक से याद रखना ही नहीं है कुछ। समझ में आई बात? यही हम इंडिविजुअल सीरीज पे कर रहे थे, वो स्कूल में ये रटा देते, बोले वो फ्रीक्वेंसी ये वाला ले लो पूरा, ये क्यों रटना है? लॉजिक तो इंडिविजुअल सीरीज और इसमें सब एक ही लगेगा ना, अलग क्यों करना? इसीलिए बच्चे फिर फॉर्मूला याद करते हैं, फॉर्मूले जैसा कुछ है ही नहीं उसमें, है ना। और ये 16 के आगे ही आंसर मिलेगा, इसीलिए L1 हो जाती है 40। क्या है, अगर यही कहानी Q3 पे लगानी थी तो इसी अरेंजमेंट में n/2 की जगह मैं कहां से कहानी शुरू करूंगा? Q1 निकालना है मुझे n/4 से। n/4 से करूंगा तो 40 के हिसाब से n/4 मतलब 10 पे आएगा। 10 मतलब ये 5 और 16 के बीच में आएगा, और 5 और 16, 5 से आगे जाना है और 16 तक नहीं जाना है, तो इसका मतलब है 20 से तो कम से कम चालू होगा, इसीलिए L1 मेरा 20 है। दूसरी बात, ये लोअर है ये अपर है, और मुझे 5 से कहां तक जाना है? 10 तक, इसीलिए मेरे कंसेप्ट में n/4 से लेके nl से लेके n/4 तक का गैप है, और nu से माइनस nl तक का गैप है। क्लास विड्थ मेरी टोटल डिस्टेंस 20 से 40 है, इसका मतलब है टोटल 20 वैल्यूज हैं। तो इसको बनाओ, याद मत रखो। आया समझ? देखो यही तो बना रखा है उसने, जो अपन ने बोला वही बना रखा है। देखो n/4 की वैल्यू हमारी 10 है, nl की वैल्यू हमारी 5 है, नीचे nu माइनस nl ये है, 20 क्लास विड्थ थे और 20 से कम शुरू करना था, L1 वो था, बन गया। सो सिंपल। और ये वही कंसेप्ट है जो इंडिविजुअल सीरीज पे बोल रखा है हमने, प्रपोर्शन ढूंढ रहे आगे के डिस्टेंस का। यस और नो? 20 से तो आगे ही आएगा, 5 आ गया तो उसके बाद जाएगा। आई होप
ये क्लियर हो गया और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो गई, तो घर पे क्वेश्चन करोगे तो फटाफट हो जाएंगे। और बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो अब तुम्हारे पास कैलकुलेटर है और तुम्हारे पास 11th की माइक्रो की बुक है, करो उसमें आराम से। उसमें था क्वार्टाइल, हाँ था, स्टैटिस्टिक्स, सॉरी माइक्रो बोल दिया मैंने। ओके, अब देखो, द मीन एंड वेरियंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, मीन एक्स बार कितना है उसका 4.80, और वेरियंस, वेरियंस क्यों दे दिया भाई तुमने, स्टैंडर्ड डेविएशन तो अभी हमने सीखा ही नहीं है, वेरियंस अभी तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, उसके पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाना पड़ेगा। अच्छा, हम क्वार्टाइल डेविएशन पे कूद के चले गए थे, एसडी हमने पढ़ा ही नहीं था, तो पहले अब एसडी पे आ जाओ। आज की मेन बात, क्वार्टाइल डेविएशन का लेक्चर मैं अलग कर देता हूँ एसडी से, एसडी का लेक्चर लंबा होगा और उसको अपन बीच में क्यों रखें, जब भी रिवाइज करना हो तो क्वार्टाइल डेविएशन से कर लेना।